हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्वेताज लाइफ में। मैं हूँ श्वेता। तो आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में। जो आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और 12th के बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिला है कि आप अपने सिलेबस की तैयारी कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी पढ़ने के बाद भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचे कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं 12th के बच्चों के लिए। क्यों ना हम आप सब स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करें। मेरे हस्बैंड कॉमर्स टीचर हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मिलेंगे मेरे हस्बैंड से जो आप लोगों को अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। इस चैप्टर में आज हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। सबसे पहले साझेदारी में मुख्य रूप से हम आज 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है साझेदारी से आशय, दूसरा साझेदारी की विशेषताएं, तीसरा क्वेश्चन साझेदारी संलेख से आशय, चौथा क्वेश्चन साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें अर्थात साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है, पांचवा क्वेश्चन साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। चूंकि आज फर्स्ट डे है इसलिए आज हम स्टार्ट थ्योरी से करेंगे और कल से जो क्लासेस रहेगी कल से क्लासेस में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मैं थ्योरी के जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं उन क्वेश्चन के आप लोगों को मैं नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। और नोट्स मेरे द्वारा ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। वो नोट्स आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर थ्योरी को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी अपन सॉल्व करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों के पास बुक्स होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन नंबर बताऊंगा और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अगर आपके पास बुक्स रहेगी तो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो हो सके तो आप लोग 1 या 2 दिन में अगर बुक्स अरेंज कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं भी है वो भी इस वीडियो के माध्यम से अकाउंटेंसी 12 की पढ़ सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और आप लोगों के समय का भी सदुपयोग होगा, ठीक है, क्योंकि इस समय आप लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा साझेदारी और इस चैप्टर में आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साझेदारी से क्या आशय है, दूसरा क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताएं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा साझेदारी संलेख से क्या आशय है, चौथा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है या साझेदारी संलेख में उल्लेखित की जाने वाली प्रमुख बातें, और पांचवा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला क्वेश्चन देखते हैं साझेदारी से क्या आशय है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार या किसी व्यवसाय में संयुक्त रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय में अपनी पूंजी व अपना श्रम लगाते हैं तथा इस तरह श्रम और पूंजी को लगाते हुए किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं तथा व्यवसाय में होने वाले समस्त लाभ एवं समस्त हानि को आपस में बांटते हैं, तो इस तरह उनके द्वारा चलाया जाने वाला व्यापार साझेदारी कहलाता है। साझेदारी फर्म में जितने लोग शामिल होते हैं अर्थात साझेदारी फर्म के जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों को साझेदार, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है और सामूहिक रूप से साझेदारी फर्म कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी के मुख्य लक्षण या साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताओं में पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि साझेदारी की विशेषताएं बताइए।
तो हम देखते हैं यहाँ पर कि साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यहाँ पर आती है हमारी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी फर्म के लिए यह अनिवार्य है कि साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या के बारे में साझेदारी अधिनियम में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, किंतु साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में साझेदारी अधिनियम में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। किंतु कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सामान्य साझेदारी, एक बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है और अन्य व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। किंतु वर्तमान समय में इस अधिकतम संख्या को संशोधित करके 50 कर दिया गया है, जो कि अभी सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता यहाँ पर आती है। पहली विशेषता है कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरी विशेषता है पारस्परिक संबंध या समझौता। साझेदारी फर्म का जन्म या साझेदारी फर्म का गठन अनुबंध या समझौते के द्वारा ही होता है। साझेदारी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य यदि कोई अनुबंध या कोई समझौता नहीं होता है तो यह साझेदारी नहीं कहलाएगी, यह केवल एक संयोग मात्र कहलाएगा, क्योंकि साझेदारी के लिए अनुबंध का होना अनिवार्य है। यह अनुबंध 2 प्रकार का हो सकता है। पहला एक लिखित अनुबंध और दूसरा मौखिक अनुबंध, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से लिखित अनुबंध को ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यदि साझेदारों के मध्य कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो लिखित अनुबंध को, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर लिखित अनुबंध को साझेदारों के द्वारा न्यायालय के समक्ष एक साक्षी के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए लिखित अनुबंध ही श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरी विशेषता यहाँ पर आती है लाभ विभाजन। क्योंकि साझेदारी फर्म का गठन व्यवसाय को करते हुए व्यवसाय में होने वाले समस्त लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य से हुआ है, इसलिए साझेदारी फर्म के गठन के समय साझेदारों के मध्य लाभ हानि के अनुपात का निर्धारण कर लिया जाता है कि भविष्य में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा। यदि साझेदारों के द्वारा लाभ हानि विभाजन का निर्धारण नहीं किया जाता है, यदि पूर्व में साझेदारों के द्वारा लाभ हानि अनुपात का निर्धारण कर लिया गया है तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन उस अनुपात में किया जाएगा। किंतु यदि साझेदारों के द्वारा लाभ हानि अनुपात का निर्धारण नहीं किया गया है तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। तीसरी विशेषता होगी। यहाँ पर चौथी विशेषता आती है वैध व्यवसाय। क्योंकि साझेदारी फर्म का गठन एक व्यवसाय या व्यापार को चलाने के उद्देश्य से किया जाता है, यहाँ पर यह जरूरी है कि साझेदारी फर्म के द्वारा जो व्यापार या जो व्यवसाय किया जा रहा है वो वैध हो, अर्थात उसके द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन ना किया जाता हो। यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा कोई अवैध व्यापार किया जाता है, अर्थात अवैध व्यापार से आशय जहां पर कानून का उल्लंघन होता हो, तो ऐसी व्यापार को या ऐसी फर्म को साझेदारी नहीं माना जाएगा, अर्थात वैध व्यापार करने वाली संस्था ही साझेदारी के अंतर्गत शामिल की जाएगी। अगला यहाँ पर आता है असीमित उत्तरदायित्व। साझेदारी फर्म के प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। असीमित उत्तरदायित्व पृथक पृथक रूप से या संयुक्त रूप से असीमित होता है। असीमित उत्तरदायित्व से आशय यहाँ पर इस बात से है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी साझेदारी फर्म को अप्रत्याशित रूप से यदि बहुत बड़ी हानि हो जाती है और यदि साझेदारी फर्म उस हानि की पूर्ति करने में अपने आप को असमर्थ पाती है, तो इस दशा में साझेदारी फर्म के सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से अर्थात अपनी निजी संपत्तियों के द्वारा भी उन दायित्वों का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। यदि कभी ऐसा होता है कि किसी साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों में से किसी एक साझेदार को छोड़कर फर्म के शेष साझेदार यदि न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिए गए हो,
तो ऐसी दशा में दिवालिया साझेदारी फर्म का जो एक साझेदार शेष बचा हुआ है, उस शेष साझेदार बचे हुए शेष साझेदार को साझेदारी फर्म के समस्त दायित्वों का भुगतान स्वयं करना होगा, क्योंकि फर्म के अन्य साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं और ऐसी दशा में वह फर्म के दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ या सक्षम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि साझेदारी फर्म के प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन भी क्लिक करें, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।